हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्वनि का संचरण कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं कि ध्वनि का जो संचरण होता है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए, ध्वनि का जो संचरण होता है दोस्तों, वो एक तरंग के रूप में होता है। तरंग के रूप में क्या होता है, अभी मैं तरंग आप लोगों को बताने वाला हूँ कि तरंग क्या होता है। तो मैं जैसे जैसे समझाता जाऊँगा वैसे वैसे एक एक पॉइंट नोट करता जाऊँगा। तो ध्वनि का संचरण एक तरंग के रूप में होता है। एक तरंग के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, यानी एक वेव के रूप में होता है। तरंग बेसिकली जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी तरंगें होती हैं? यांत्रिक तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग। यांत्रिक तरंग होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंगें यानी मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं लाइट रे हो गई यानी प्रकाश किरण हो गई, और एक्सरे हो गया, एक्सरे की जो रेज हो गई, ये सभी क्या होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग। और ये बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि इनको ट्रैवल करने के लिए यानी इनको यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इनको नहीं होती है। तो इन तरंगों को एक स्थान से इनमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इनमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ओके दोस्तों, यांत्रिक तरंगें बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग को ही क्या बोलते हैं? ध्वनि तरंग। और ये जो होती हैं इनको बोलते हैं प्रकाश तरंग। ओके दोस्तों, अभी मैं अनुदैर्ध्य तरंग को और अनुप्रस्थ तरंग को आप लोगों को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो देखते रहिए। मैं बताऊंगा कि तरंग जो होती है वो किस तरीके से बनती है इसमें अनुदैर्ध्य में, अनुप्रस्थ में। तो बेसिकली हमें सिलेबस में पढ़ना है ये यांत्रिक तरंग को, बिकॉज ये होती है ध्वनि तरंग। इसको हम लोगों को रीड नहीं, इसको किसी और टॉपिक में रीड करेंगे। तो सबसे पहले अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग को यहाँ पर देखिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इस तरीके से दूसरा यहाँ पर देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। ओके दोस्तों, अब देखिए, इनको मैं एक एक एग्जाम्पल के लिए लेके समझाता हूँ आपको कि इसको किस तरीके से। सबसे पहले समझाता हूँ मैं इसको। जैसे मान लीजिए ये कोई दृढ़ आधार है, ठीक है, और इन दोनों के बीच क्या है? एक रबड़ बनी हुई है। ठीक है, ये रबड़ की क्या है? सामान्य स्थिति है, मतलब अभी इसमें कुछ भी किसी भी तरीके, ये क्या है? एक रबड़ है। और ये दोनों साइड क्या है? दृढ़ आधार है। दृढ़ आधार के बीच में हमने क्या किया हुआ है? एक रबड़ को बांध रखा है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि इस रबड़ को क्या करेंगे? हम एक उंगली से, अपनी उंगली से क्या करेंगे? इसको इस तरीके से नीचे की ओर प्रेस कर देंगे, तो इसमें कुछ इस तरीके की वेव बन जाएगी, इस तरीके की वेव बनेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म हो जाएगी। तो ये देखिए, तरंग की दिशा किस साइड है? इस साइड है। तरंग की दिशा जो है वो इस साइड है, और कण की दिशा जो है वो ऊपर की ओर है। ठीक है, यानी कण की दिशा, कण तो ऊपर जा रहे हैं, कण की दिशा ऊपर की ओर है, और तरंग की दिशा ये है, तरंग की दिशा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसमें बेसिकली हुआ क्या है। देखिए, हम जब इसका डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे तो ये जो कहलाएगी कण की दिशा, और ये है तरंग की दिशा। तो जब कण की दिशा और तरंग की दिशा के बीच 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? माध्यम के कण जो होते हैं, देखिए ऊपर की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं, और तरंग जो होती है वो इस साइड में, ठीक है, गति करती है। तो ये जो होती हैं इनको अनुप्रस्थ तरंग या प्रकाश तरंगें भी बोलते हैं। तो आप लोग आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा। अब मैं समझाने की कोशिश करूँगा अनुदैर्ध्य तरंग। इनको ध्वनि तरंगें भी बोलते हैं, इनसे बेसिकली ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखिए, अब इसमें क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले रखी है एक स्प्रिंग। ये क्या है? एक स्प्रिंग है। ये एक स्प्रिंग है, या सिलिंकी भी बोलते हैं इसे। ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, मैं सिलिंकी लिख दे रहा हूँ, सिलिंकी या स्प्रिंग भी लिख सकते हैं आप। ये स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग की क्या है? सामान्य स्थिति। ठीक है, ये स्प्रिंग की सामान्य स्थिति है। अब देखिए, इसमें बेसिकली होता क्या है
कि जब हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं इस तरीके से, और कंप्रेशन करके इसको यानी कि इस पर फोर्स लगाते हैं, यानी इस साइड से हम फोर्स लगाएंगे तो देखिए क्या होगा कि कहीं कहीं तो ये स्प्रिंग जो है, सॉरी डायग्राम थोड़ा सा, कहीं कहीं तो ये स्प्रिंग देखिए इस तरीके से, ये स्प्रिंग जो है कहीं कहीं कहाँ हो जाए, पास हो जाएगी, और कहीं कहीं पे ये क्या हो जाएगी, ये दूर दूर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये पास पास हो गई, और यहाँ पे देखिए तो ये दूर दूर हो गई। ठीक है, तो ये जब स्प्रिंग पास पास हो जाती है तो इसको बोलते हैं संपीड़न, इसको बोलते हैं विरलन। ठीक है, ये संपीड़न की स्थिति है और ये विरलन की स्थिति है। तो इस स्थिति में इसमें क्या हो जाता है, और इसमें देखिए इसमें जो कण की दिशा भी यही रहती है। ठीक है, और तरंग की दिशा भी यही रहती है, यानी कण की दिशा और तरंग की दिशा के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर देखिए ये कण की दिशा तथा तरंग की दिशा में 0 डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, और इसको बोलते हैं, अब आप लोग इसमें डिफरेंस जो है वो कर सकते हैं, कि समझ सकते हैं, कभी आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये पूरा, और जितने भी, और एक चीज़, जितने भी अभी हम लोगों ने इस यहाँ पे जो अभी रीड की हुई, यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे ये इनको भी क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ध्वनि सिर्फ और सिर्फ उत्पन्न होती है अनुदैर्ध्य तरंगों से। ठीक है, अभी मैं संपीड़न और विरलन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। संपीड़न और विरलन क्या होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई ध्वनि स्रोत है। ठीक है, अभी ये ध्वनि स्रोत है, तो अभी यहाँ से आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई ऋणाधार है, इससे मैंने बॉब लटकाया हुआ है। अभी बॉब को हमने पकड़ के यहाँ से यहाँ ले आए इसको, और जब हम इस पर प्रहार करते हैं, जब फोर्स से मारते हैं, तो इससे क्या होता है, ध्वनि के कण जो होते हैं वो वाइब्रेट करती है बॉडी, और इससे जो कण होती है वो निकलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो ध्वनि के कण जो होते हैं ये वायु में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, जब वायु में ट्रैवल करते हैं तो ये जो कण हैं ये इस तरीके से कहीं कहीं तो ये क्या हो जाते हैं, पास पास हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और कहीं कहीं पर ये दूर दूर हो जाते हैं, इस तरीके से दूर दूर हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत पास पास हो गए, और ध्वनि तभी उत्पन्न होगी जब ये दोनों की एक श्रेणी बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे फिर ये पास पास हो गए ध्वनि के कण, और यहाँ पर ये देखिए दूर दूर हो गए। तो इसको जो पास पास हो जाते हैं इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं आर, सी आर, यानी कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन, यानी संपीड़न। ये संपीड़न होता है, ये विरलन होता है। ये संपीड़न, ये विरलन, ये संपीड़न, ये विरलन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक दो चीज़ें और बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि इस स्थिति में क्या होता है और इस स्थिति में क्या होता है। तो देखिए इस स्थिति में क्या होता है, संपीड़न में क्या होता है कि माध्यम के कण जो है वो कुछ ज़्यादा ही पास पास होते हैं। तो इस स्थिति में माध्यम के कण जब पास पास होंगे तो इनका घनत्व कैसा होगा, घनत्व ज़्यादा होगा, यानी घनत्व ज़्यादा होगा। और इस स्थिति में घनत्व क्या होगा, विरलन में घनत्व कम होगा। ठीक है दोस्तों, और इस स्थिति में जब घनत्व ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बताइए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि जब घनत्व ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर दाब क्षेत्र भी ज़्यादा होगा, और यहाँ पर दाब क्षेत्र यानी प्रेशर कम होगा। तो ध्वनि तभी ट्रेवल होती है जब इनका एक श्रेणी बनती हुई ये ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो संपीड़न और विरलन से आप लोग ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से संपीड़न और विरलन होता है, कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और देखिए इसमें मैंने सारी ये नोट कर रखा है, बिकॉज वीडियो जो है वो लंबा हो जाता, तो मैंने जो समझाया है वही इसमें नोट किया हुआ है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे वह पदार्थ जिससे ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है माध्यम कहलाता है, ठोस द्रव गैस हो सकता है। और इसी तरीके से मैंने ये सारे पॉइंट जो हैं इसमें नोट कर रखे हैं कि ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं। जब वस्तु कंपन करती है तो अपने आसपास की वायु को संपीड़ित करती है, इस प्रकार उच्च घनत्व व दाब का क्षेत्र बनता है जिसे संपीड़न कहते हैं। ओके, और मैंने ये पूरा जो अभी समझाया है आप लोगों को वो मैंने यहाँ पर भी नोट कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं इसके वो मैंने ये इस पेज पर हैं, तो आप लोग इन दोनों पेजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो लंबा हो रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता क्यों होती है, नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।